हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो बच्चों, हम लोगों ने 12th में जो पहला चैप्टर अपना सॉलिड स्टेट है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, जिसमें 15 लेक्चर आपके जा चुके हैं, ठीक है। और 15 लेक्चर्स में अगर आपने प्रत्येक लेक्चर को लिख के पढ़ा होगा तो आपने उसको तैयार किया होगा, तो आज की डेट में आपको सॉलिड स्टेट बोर्ड एग्जाम पर्पज से कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब बात आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं बोलूं सॉलिड स्टेट में, तो 26 टोटल क्वेश्चन हैं। 26 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन किए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप लेक्चर अगर आपने देखे हुए हैं, सभी लेक्चर्स को अगर आपने देखा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को आप स्वतः ही कर लेंगे सेल्फ, ठीक है ना। और अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा आया है जिसके बारे में लेक्चर में अगर जिक्र नहीं हो पाया और अगर मेरे को थोड़ा सा भी उसमें कुछ बताना है, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, मतलब कि उस क्वेश्चन को मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी उसमें ऐड करना है, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट्स हो। वैसे न्यूमेरिकल पार्ट्स तो मैंने केसेस वाइज आपको सभी करा दिए हैं और उम्मीद है जो मैं कराऊंगा वो क्वेश्चंस भी आप स्वतः कर सकते हैं। फिर भी मैंने क्या किया है, आप देखें एक बार, मैंने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस लिखे हैं अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉलिड स्टेट, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके पास 26 हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट से कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एमरफस सॉलिड के बारे में पूछा है। 4th क्वेश्चन आपका लेक्चर 4 से कंप्लीट होगा। 5 क्वेश्चन लेक्चर 5 से कंप्लीट होगा। 7 क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तीनों अलग अलग लेक्चर से कंप्लीट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 8th लेक्चर से, सेकंड 3rd से, थर्ड 9 लेक्चर से। क्वेश्चन नंबर 10 लेक्चर 4 एंड 5 दोनों को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए लेक्चर 9 से काम चल जाएगा, 17 के लिए लेक्चर 13 से, 22 के लिए लेक्चर 14 से, 23 के लिए लेक्चर 11 एंड 12 दोनों को देखना पड़ेगा। 24 क्वेश्चन के लिए लेक्चर नंबर 7 और 26 क्वेश्चन के लिए लेक्चर नंबर 15 से काम चलेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के दौरान आपने देखा कि टोटल क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज में कितने थे, 26 क्वेश्चंस में से आप इजीली जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो उसके दौरान आप देखेंगे तो आपके 11 क्वेश्चन ऐसे आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन थ्योरी का ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है इसमें, ठीक है ना। अब 11 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो आपके टोटल 26 क्वेश्चन थे, तो रिमेनिंग क्वेश्चन अपने को कितने कराने, 26 - 11, दैट मीन्स 15 क्वेश्चन आपको अब मेरे साथ करने हैं। तो मेरे साथ अगर आपको ये 15 क्वेश्चन करने हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, इन 15 क्वेश्चंस को बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के जरूर लगाएं। अगर इसमें इन क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस मेरे से कर सकते हैं। बाद बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ, क्योंकि ये लेक्चर सॉलिड स्टेट के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका कंप्लीट नोट्स आपको आपके टेलीग्राम ऐप पर, स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया ऐप को डाउनलोड आप कर लें उस पर। तो स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पर, तो सभी पीडीएफ आपके नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए इन 15 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जिन क्वेश्चंस को हमें आज की डेट में इस लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। नोटबुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज, अगर आपके पास बुक है अच्छी बात है, पर कुछ लोगों ने बुक नहीं ले पाई होगी लॉकडाउन के दौरान, तो मैं खुद क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख के कराऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? Under what conditions could quartz be converted into glass? पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके अंदर, what makes a glass different from a solid such as quartz? तो आप जानते हो ग्लास क्वार्ट्ज से कैसे डिफर है, we know that। आप इसका आंसर कैसे देंगे, ठीक है ना, we know that ग्लास क्या होता है, ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। ये क्या होता है, एक स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड होता है, ठीक है ना। लिक्विड while
दैट मीन्स ये एक एमोर्फस सॉलिड होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, एक एमोर्फस सॉलिड। while quartz is a crystalline solid। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ध्यान रखना, ग्लास इज अ एमोर्फस सॉलिड और स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल लिक्विड, while द क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्वेश्चन। इसी के अंदर एक क्वेश्चन वगैरह, वो अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके द्वारा क्वार्ट्ज को हम लोग ग्लास में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो देखें इसका हम लोग आंसर क्या देंगे, इफ क्वार्ट्ज melted and the melt क्या करेंगे फिर, is and the melt is cooled very rapidly, then it changes into glass। if quartz melted and the melt is cooled very rapidly। पहली बात तो क्या है, गिलास एक एमोर्फस सॉलिड होता है जो हम लोग पढ़ के आए हैं, और क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब एक ट्रू सॉलिड होता है। अब बताया गया कि क्वार्ट्ज को कैसे हम लोग गिलास में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो क्वार्ट्ज को सबसे पहले मेल्ट करते हैं और मेल्ट हुए क्वार्ट्ज को हम रैपिडली क्या कर देते हैं, कूलिंग करा देते हैं। तो जिससे ये जो क्वार्ट्ज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है ग्लास के अंदर। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर और नेटवर्क और एमोर्फस। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस के पार्ट दिए, इनको पहचानना है कि कौन सा किस टाइप के सॉलिड को सेटिस्फाई कराएगा। तो पहला, अगर मैं P4O10 की बात करूं, ठीक है ना, तो टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। तो ये टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड जो है ये क्या है, एक तरीके का मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अमोनियम फॉस्फेट की, अगर अमोनियम फॉस्फेट की बात करूं तो फॉस्फेट पे क्या होता है 3-, अमोनियम पे क्या होता है +1, 3 पे प्लस। तो इसका मतलब ये आयंस में ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए किस टाइप का होगा, आयनिक सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड एक क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, आपको पता है। तो ये एक नेटवर्क सॉलिड हो जाएगा, या इसी को हम लोग कोवलेंट सॉलिड भी बोल सकते हैं, नेटवर्क या कोवलेंट। अगर मैं बात करूं I2 की, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ठीक है ना। P4 भी क्या है, फास्फोरस का एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है P4, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। प्लास्टिक एक एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस, ठीक है ना। ग्रेफाइट एक कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट बोलो या नेटवर्क बोलो, ठीक है ना। ब्रास जो है, इस चीज को ध्यान देना, ब्रास जो है, वैसे तो मैं बता दूं आपको कि ये एक एलॉय है। क्या है, एलॉय। तो ब्रास जो है, अगर ब्रास के बारे में आप जिक्र करना चाहें तो ब्रास क्या है, एक एलॉय फॉर्म। एलॉय का मतलब 2 या 2 से अधिक मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें जो कॉपर और जिंक होता है, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो जिंक जो होता है, जिंक की जो कंपोजिशन होती है वो 40 अप्रोक्सीमेट 69% होती है इसमें। और अगर मैं कॉपर की बात करूं यहाँ पे कॉपर, तो रिमेनिंग 100 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 59.31% आएगा। तो इतना परसेंट ब्रास में क्या होता है, जिंक मेटल, और इतना परसेंट क्या होता है, कॉपर मेटल। तो इसकी कंपोजिशन है, दैट मींस बोल सकते हैं ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर जिंक क्या मेटल है, तो ये एक मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन कोई बता देगा कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन टेट्राहेड्रली कंट्रीब्यूट करता है अपने बॉन्ड्स के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवलेंट सॉलिड है, कोवलेंट या नेटवर्क,
ठीक है ना, नेटवर्क। अगर मैं बात करूं रूबिडियम, रूबिडियम एक मेटल है तो ये मेटालिक सॉलिड है, ठीक है ना, मेटालिक सॉलिड। लिथियम ब्रोमाइड प्लस माइनस आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को हमने आपको बता दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन जो लेक्चर से आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको कराने हैं, ठीक है ना। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कॉमेंट, कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम अ डाटा बुक। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ बिटवीन द दीज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले कमेंट करना है स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को लेके। तो देखें, कमेंट करना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हायर द मेल्टिंग पॉइंट कॉमा ग्रेटर इज द फोर्स होल्डिंग द constituent particles and hence greater is the stability। क्या मतलब हुआ, जल्दी से समझें। पहला यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जिससे कांस्टेंट पार्टिकल्स को बॉन्डिंग में वो होल्ड कराता है, वो उतना ज़्यादा ग्रेटर होगा, और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, ग्रेटर। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी चीज़ कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट डाटा बुक से। देखो डाटा बुक्स आपके पास है नहीं, तो ये क्वेश्चन बोर्ड लायक तो नहीं है, क्योंकि आपको इनके मेल्टिंग पॉइंट सबके लर्न नहीं हुए। वाटर का तो हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि आपके लिए बोर्ड लायक नहीं है। फिर भी नॉलेज के लिए अगर देखेंगे, डाटा बुक के हेल्प से देखने के बाद क्या करेंगे, तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, जैसे मेरे पास मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डाटा बुक के थ्रू अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो क्या आएगा, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा। तो ध्यान दें, मेरे पास एक वाटर है, सेकंड क्या इथाइल अल्कोहल है, थर्ड क्या है डाई इथाइल ईथर है। डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला C2H5O, और क्या है मीथेन। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट देखें अप्रोक्सीमेट, ये 273 केल्विन होता है, इसका माइनस का 114 होता है, इसका डिग्री सेल्सियस में इसका माइनस 116 होता है। अगर ये माइनस 114 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रोक्सीमेट, इसका माइनस का 116 होता है, तो इसको 273 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 159 केल्विन, और ये आ जाएगा 158 केल्विन के अप्रोक्सीमेट। इसका होता है 90.5 केल्विन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। डाटा बुक की हेल्प से आप लोग लिखेंगे, मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं डाइइथाइल ईथर, तो डाइइथाइल ईथर नेचर वाइज कैसा होता है, डाइइथाइल ईथर पोलर नेचर का होता है, जबकि मीथेन आपका नॉन पोलर नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है, इसमें डाइइथाइल ईथर में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन। जबकि जो मीथेन है, मीथेन में आपका बीकर वॉन्डरवॉल फोर्स, या यूं बोल दें लंडन फोर्स बोल दो, या डिस्पर्जन फोर्स भी बोल सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। तो ये फोर्सेस वाइज मैंने देख लिया किसमें क्या, इनके मॉलिक्यूल किस फोर्स द्वारा होल्ड होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या। अब देखो बड़ा आसान है, हमें ये डिसाइड करना कि इनका ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज्यादा, फिर सीरियल से ही दिया है वाटर, देन इथाइल एल्कोहल, देन C2H5 डाइथाइल ईथर, और इससे भी ज़्यादा किसका, ये सबसे कम किसका है? मीथेन। एक बार फिर से देख लें आप लोग, ऑर्डर क्या है? वाटर, फिर इथाइल एल्कोहल, और फिर डाइथाइल ईथर, ठीक है ना, और देन लास्ट वन इज मीथेन। मीथेन में सबसे कम स्टेबल होगा और वाटर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC की मैं बात करूं तो FCC आप जानते हैं क्या होता है? FCC यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा है, दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल विद द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट एट ऑल 6 फेसेस। पढ़ रखा है। तो अगर मैं बात करता हूं लैटिस पॉइंट्स की, तो टोटल लैटिस पॉइंट्स इन FCC 8 कॉर्नर के होते हैं, ठीक है, प्लस 6 फेसेस के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 + 6 दैट इज 14। अगर मैं बात करूं फेस सेंटर टेट्रा, अब ये है, अगर मैं यहाँ पे एटम पर यूनिट सेल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z की वैल्यू निकालूंगा तो आप जानते हैं 8 × 1/8 × 6 × 1/2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालता, तो मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और फेस के लिए 1/2 होता है। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 4 आते, 4 एटम्स, ठीक है ना। पर यहाँ पे पूछा है लैटिस पॉइंट्स, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल, तो आपका आंसर हुआ 14। फेस सेंटर टेट्रागोनल की बात करूं तो टेट्रागोनल में हम लोग जानते हैं टेट्रागोनल कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता था, A = B डज नॉट इक्वल C, ठीक है ना, आपको मैं बता चुका हूँ। और इसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 होते हैं, ठीक है ना, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90। तो यहाँ पे फेस सेंटर के लिए लैटिस पॉइंट की बात की टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में क्या होता था? 2 टाइप का बनाता, सिंपल और BCC। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट, तो यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट, अगर फेस सेंटर वाले की बात कर रहा है तो फेस सेंटर पे लैटिस पॉइंट्स की संख्या क्या होगी? तो FCC के दौरान फेस पे होने के साथ साथ कॉर्नर पे भी होते हैं, तो इसमें भी 8 + 6 दैट इज इक्वल 14 लैटिस पॉइंट्स होंगे। मैं अगर बॉडी सेंटर की बात करूँ, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कोई यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले लो, और इसमें BCC की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन प्राइमटिव टाइप, तो BCC में क्या होता था कि कॉर्नर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके साथ साथ उसकी बॉडी पे भी प्रेजेंट होता था। कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8 कॉर्नर पे होते हैं, और यहाँ पे प्लस का 1 बॉडी पे होता है, बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने हुए? 9 लैटिस पॉइंट। तो पहले का आंसर 14 है लैटिस पॉइंट, सेकंड का भी 14 है, और इसका 9, ठीक है ना। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल। वैसे तो मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के चारों टाइप पढ़ा चुका हूँ, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। मैं आपको मेटालिक सॉलिड भी पढ़ा चुका हूँ, आयनिक सॉलिड भी पढ़ा चुका हूँ, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी पढ़ा चुका हूँ, उसी कोवलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा चुका हूँ। बट बात आई कि पहले सिमिलरिटीज की और डिफरेंसेस की मैं बात करूँ, तो सिमिलरिटीज क्या है? ध्यान रखना इन दोनों की, अगर मैं सिमिलरिटीज की बात करूँ, थोड़ा समझ लेना, थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर दोनों की सिमिलरिटीज की मैं बात करूँ तो दोनों के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में लगता है, जबकि सर आपने आयनिक में तो बताया था,
पर इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है तो मेटालिक बॉन्ड भी एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसे कि इनमें जो होता है अपोजिटली, आयनिक क्रिस्टल में जो होता है वो अपोजिटली आयन के बीच में लगता है, और जो मेटालिक क्रिस्टल होता है उसमें बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और कर्नल का मतलब मेटल आयन, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच में ये फोर्स ऑफ काम करता है। पर ध्यान रखना कि यही पॉइंट मैं डिफरेंस में बताऊंगा, तो डिफरेंस में क्या बोल दूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आयनिक का स्ट्रांग होता है देन इन कंपैरिजन टू द मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और उस मेटल के साइज पर, ठीक है ना। अब बात आती है दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कैसा था, हाई था। ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का हाई होता है, ठीक है, दोनों नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये हमारे पास ध्यान रखना, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। अब बात आई डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं कि आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करता। जब आयनिक सॉलिड है, जब तक कि वो क्लोजली पैकिंग में है, तो उसके पास कोई भी आयन फ्री मूव नहीं करेगा। तो आयनिक सॉलिड में जब कोई भी आयन फ्री मूव नहीं कर सकता है सॉलिड स्टेट में, तो क्या होगा, वो कंडक्ट नहीं कर पाता है। दे डू नॉट कंडक्ट, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट मेटालिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, मेटालिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ ये क्या रखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करने के साथ साथ क्या करते, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जबकि सॉलिड स्टेट में अगर आयनिक सॉलिड लिया जाता है, तो सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं, दोनों सॉलिड स्टेट में देख रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो मोल्टन और एक्वस स्टेट में तो आयनिक सॉलिड भी कैसा होता है, कंडक्टर, बट सॉलिड स्टेट में ये कैसा होता है, इंसुलेटर। तो सॉलिड स्टेट में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं होते हैं फ्रीली इलेक्ट्रॉन, जबकि मेटालिक सॉलिड के पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, बात को समझ रहे होंगे। तो सिमिलरिटी डिफरेंसेस हो गए। आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल, तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक सॉलिड, बिकॉज आयनिक सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड में, इन आयनिक सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स आर कैसे होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई आयनिक सॉलिड आर हार्ड। इन आयनिक सॉलिड, मैं लिखता जा रहा हूं, आप समझ लें। इन आयनिक सॉलिड क्या बोलोगे, इन आयनिक सॉलिड ions are held together by the strong electrostatic force of attraction, that's why ionic solid are hard. But brittle की बात आई तो brittle का ध्यान रखना, due to less stability, due to less stability ionic solid कैसे होते हैं, ionic solids are brittle इन नेचर। इस क्वेश्चन का जल्दी से मतलब समझे, आयनिक सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करता है। जबकि ब्रिटल क्यों होते हैं, क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होने के कारण वो कैसे होते हैं, नेचर बाय ब्रिटल, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन वैसे मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, फिर भी एक्सरसाइज के अंदर आता है, देख लेते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, अगर ये कह रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सिल्वर का जो क्रिस्टल है वो FCC अरेंजमेंट में है, तो इसका मतलब इसने क्या गिवन दे दिया, Z इक्वल FCC के लिए Z कितना होता है 4, ठीक है। इफ एज लेंथ A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में ही है। डेंसिटी आपको किस में दे रखी है, जितना 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। कभी कभार एज लेंथ एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में दे सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, तो आपसे एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास पूछेगा, और अगर मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूलर मास पूछता है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू Na। अगर मैं यहाँ से बात करूँ मॉलिक्यूलर मास की, तो ये सब चीजें डेंसिटी के साथ पहुंचेंगी, डेंसिटी इंटू AQ अपॉन इंटू Na अपॉन Z। अगर मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू एज लेंथ 4.077। देखो 4.077 दिया है, तो मैं अप्रोक्सीमेट 4.1 ले रहा हूं, ठीक है ना। 4.1 इंटू 10⁻⁸ मैंने इसको अप्रोक्स ले लिया है, ध्यान रखना,
ठीक है। उसके साथ साथ मुझे Na एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, मैं 6 इंटू 10⁻23 ले रहा हूँ, ठीक है ना, अप्रॉक्स। उसके साथ Z, ये ध्यान रखना ये एटम में होता है, ये एटम पर मोल में होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिल्वर का एटॉमिक मास जो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर जो आएगा, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर हैंस, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्यूब सॉल्व करना आता है। क्यूब सॉल्व करने के लिए आपको मैंने पर्टिकुलर वीडियो डाल रखी है वैदिक मैथ की, ठीक है, तो वहाँ से हाउ टू कैलकुलेट क्यूब आप देख सकते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 107.08 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। आ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट P and Q. एटम Q are at the corner of the cube, P at the body center. What is the formula of the compound and what are the coordinate number of P and Q? ध्यान रखो बेटा, 2 एलिमेंट हैं P and Q। मैं अगर मैं बात करता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो यहां से लिख सकते हैं, हम सॉल्व करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ P एटम्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ है, P कहाँ पे है, P कहाँ पे, P एट द बॉडी सेंटर। तो बॉडी के सेंटर पे है, इसका मतलब एक बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Q एटम, Q कॉर्नर पे 8 एटम होते, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से P रेशियो Q कितना आया, 1:1। हैंस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सबस्क्रिप्ट में ले जाएंगे PQ, ठीक है ना, होल नंबर में 1:1 है, आसानी से इसका क्या आ जाएगा आंसर, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज PQ। दूसरा क्वेश्चन कर दिया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ P एंड Q। आपको पता है BCC में कोई भी सेम लेयर के एटम आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है, पर बॉडी पे प्रेजेंट जो एटम होता है वो उस कॉर्नर पे, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे जितने भी 4 एटम उसको टच करता है, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर के जो 4 एटम होते हैं उनको टच करता है। तो इस तरीके से बॉडी के सेंटर वाला कौन है, बॉडी के सेंटर पे कौन है, P। तो P एटम की तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी। अब बात आई Q की, तो Q का कोई भी एक कॉर्नर का एटम लेंगे, Q का कोई भी एटम लेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी लेयर के सेम एटम से तो नहीं टच करेगा, पर बॉडी के सेंटर वाले से भी करेगा और ऊपर वाली लेयर के एटम से भी करेगा। तो इस तरीके से यूनिट सेल क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन 3D पोर्शन होता है, विच मैन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखना, द कोऑर्डिनेशन नंबर BCC के लिए हमने देख रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में क्या आता था 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q दोनों के लिए क्या आएगा 8, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए थोड़ा स्पीडली करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रफ कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, नायोबियम क्रिस्टल है, तो नायोबियम को आप लोग जानते हैं NB, ये BCC स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा रहा है, BCC में है, क्रिस्टलाइज किसमें हो रहा है, BCC में। डेंसिटी कितनी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है और एटॉमिक मास 83 यूनिट दे रखा है। तो देखें बेटा, हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू M/AQ इंटू NA। यहां से अगर मैं क्या देख लूं, मुझे एटॉमिक रेडियस चाहिए तो एज लेंथ आनी चाहिए, तो एज लेंथ AQ निकाल लो यहां से, तो AQ कितना आ जाएगा, AQ को इधर लेके गए, Z इंटू M अपॉन क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू NA। यहां से Z की वैल्यू कितनी आ गई BCC के लिए, तो BCC के लिए हम लोग जानते हैं Z कितना होगा 2, M की वैल्यू 83 है, डेंसिटी कितना दे रखा है 8.55, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 8.55 डेंसिटी दे रखी है। Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता, तो मैं अप्रोक्सीमेट कितना लेके चल रहा हूँ, Na की तो आप वैल्यू जानते हैं सब लोग, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो मैं अप्रोक्सीमेट 6 ले रहा हूँ 10⁻23
इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ए क्यू को अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 36.09 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जब ए क्यू की वैल्यू इतनी आई, अगर ए क्यू आपके पास 36.09 इंटू 10⁻⁻24, इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा आपके पास, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आसानी से आप क्यूबिक रूट कर लेंगे, क्यूबिक रूट करेंगे तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 36 3 का 27 होता है कि क्यूब, तो इसका मतलब नियर अबाउट 3 आ जाएगा, तो 3.33 के समथिंग आएगा, 04 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जब इसका क्यूबिक रूट करेंगे आप, ठीक है ना, जब यहाँ से क्यूबिक रूट निकालेंगे आप 36.09 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब का, आप क्या करेंगे, क्यूबिक रूट करेंगे। तो क्यूबिक रूट करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आएगी एज लेंथ की। अगर एज लेंथ मेरे पास इतनी आ गई तो बीसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, फॉर बीसीसी। तो बीसीसी स्ट्रक्चर के केस में हम लोग जानते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, 4r जो होता है a√3 के बराबर होता है। तो यहाँ से r बराबर निकालना, a√3/4 आ जाएगा, और यहाँ से एज लेंथ की वैल्यू 3.3 लेके चल रहा हूँ 10⁻⁻8, √3 की वैल्यू 1.73 और ये अपॉन में 4 आ चुका है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.43 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना, और इसका मतलब ये आपका 143 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो रेडियस आनी है वो 143 पिकोमीटर आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। रेडियस कितनी आ जाएगी, 10⁻10। भाई हम लोग जानते हैं 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻12 मीटर के होता है, 10⁻10 सेंटीमीटर के होता है। तो 10⁻10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पिकोमीटर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 143 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हुआ। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू अ एफसीसी लैटिस। तो एफसीसी लैटिस में है, तो कॉपर अगर एफसीसी में है तो इसका मतलब हमें Z की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी होती है, 4 होती है। विद द एज लेंथ कितनी दी है, स्मॉल a की वैल्यू दी है 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर वो बात कर रहा है, क्या कह रहा है, सो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी, हमें डेंसिटी जो निकालनी है वो कैलकुलेटेड डेंसिटी निकालनी, कैलकुलेटेड डेंसिटी। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटेड डेंसिटी क्या आएगी, जो कि हम लोग डेंसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो इस मेजर्ड वैल्यू के इक्विवेलेंट आती है या नहीं आती, एग्री करती है या नहीं करती। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। हम लोग जानते हैं Z की वैल्यू कितनी है, एफसीसी में 4 है। एटॉमिक मास मैंने एक बार बताया था, कॉपर के लिए आप ध्यान रखना, और आयरन के लिए, कॉपर के लिए कितना होता है, 63.5 यूनिट होता है, ठीक है ना। ये एटॉमिक मास की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था, आयरन और कॉपर के केस में अपने को ध्यान रखना, बाद बाकी केस में मोस्टली देता है, पर बोर्ड एग्जाम में अभी तक के मैं 20 ईयर की क्वेश्चंस की बात करता हूं तो कॉपर और आयरन का दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। तो आयरन का 56 यूनिट, कॉपर का 63.5, तो ये आ गया 63.5 यूनिट, ठीक है ना। अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है, 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्यूब ये 6.023 इंटू 10⁻23 या अप्रोक्सीमेट 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जब आप डेंसिटी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगी आपकी 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू इज क्लोजर, सो क्लोजर the calculated density of the unit cell so closer than the measured value, that's why this value is agree with this, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन में कुछ नहीं, डेंसिटी से ए क्यू की वैल्यू आई, ए क्यू से हम लोगों ने क्या किया, क्यूबिक रूट किया, एज लेंथ निकाला, एज लेंथ की हेल्प से हमने बीसीसी के फॉर्मूले में एज लेंथ की वैल्यू रखी और एटॉमिक रेडियस निकाल लिया। यूनिट का इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर अपना 16 है। कौन सा है, 16th क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल के दौरान बता भी चुका हूँ, करा चुका हूँ,
ठीक है ना। आप देखें इस टाइप का क्वेश्चन, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए एक बार फिर से देखते हैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनालिसिस सो दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.98, oxygen 1.00, what fraction of nickel exist as Ni2 plus and Ni3 plus। ध्यान रखना फॉर्मूला जो दिया है, गिवन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या दिया है, निकेल 0.98, ऑक्सीजन 1.00। तो इसका मतलब हम लोग मान ले रहे हैं, एज्यूम दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल पूछ रहा है एज आ Ni2 प्लस और Ni3 प्लस में कितना कितना एग्जिस्ट करेगा। एज्यूम दैट परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस इक्वल x एंड परसेंटेज ऑफ Ni3 प्लस इक्वल क्या करेंगे हम, टोटल कितना है 0.98 है, तो 0.98 में से x, अगर इसको x परसेंटेज मान लिया, इसमें इसकी एग्जिस्ट कितना कर रहा है Ni2 प्लस x, तो ये Ni3 प्लस कितना करेगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है ना। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे आपको। अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो x कंपोजिशन है 2 प्लस की है, तो 2 इंटू एक्स। 3 प्लस की कंपोजिशन कितनी मानी है हमने, 0.98 माइनस एक्स। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 प्लस 1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ये मैंने एक तरीके का आपका क्या निकाल लिया यहाँ से, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 24, 2 3 27 2 29, और माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल ये, तो ये माइनस का x हो जाएगा। और ये देखते हैं, ठीक है, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, अगर 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 0.94 आ जाएगा इक्वल ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.94, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 0.94, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं x की अगर वैल्यू इतनी आई तो परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस कितना आएगा। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसको ऊपर रखते हैं और टोटल मार्क्स नीचे रखते हैं। तो Ni के लिए, Ni2 प्लस के लिए कितना आया है, 0.94 कंपोजिशन आई है, टोटल कितनी थी 0.98 इंटू कर देंगे 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 96% आ जाएगा। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ Ni3 प्लस, अगर इसको तो 100%, अब इसको वैसे सॉल्व करो कि x की वैल्यू यहाँ रखो, फिर 100 से डिवाइड करो, वो 0.98 से डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई, तो सीधे सीधे देखो अगर ये 96% में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो बकाया कितना होगा 100 माइनस 96, तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल 4%, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। सीधे सीधे एक्सरसाइज पर ना जाएं, पहले आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट करें, उसी के बाद एक्सरसाइज करें, ज़्यादा बेहतर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 19। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा सही से समझें। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O can be prepared in laboratory. In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. Can you account for the fact that this substance is a p semiconductor? ये पहचानना है कि स्टेटमेंट के दौरान कहा गया सब्सटेंस जो भी है वो क्या p टाइप सेमीकंडक्टर है या नहीं। तो देखो यार, सिंपल चीज पहले समझने की कोशिश करो, कैसे आंसर दोगे आप। The ratio, the copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. रेशियो ये कैसा है, रेशियो लेस देन, कॉपर ऑक्सीजन रेशियो जो है वो स्लाइटली लेस देन 2:1। अब गौर से देखिए, अगर मैं क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करूं तो यहाँ पे ऑक्साइड पे क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस पे तो यहाँ पे 2 माइनस का होगा, अगर इसको x मानते 2x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2 इक्वल ये, तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा +1। तो यहाँ पे जो क्यूप्रस है वो +1 का है, तो आप खुद ही देखिए एक्चुअली में कि कॉपर यहाँ पे +1 वाला है और रेशियो स्लाइटली लेस देन किससे हो रहा है, 2:1, ये लेस देन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, यहाँ पे in this statement we can say that Cu2O जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसमें क्या होगा कि Cu+1 जो है 2Cu+1 आयन जो है वो रिप्लेस किए जाएंगे 1Cu2+ द्वारा।
दैट मीन्स 1Cu2 प्लस आयन रिप्लेसेस 2Cu, ये इसको रिप्लेस करेगा। एक Cu2 प्लस आयन कितने Cu प्लस 1 आयन को रिप्लेस कर सकता है? 2 को। 2 मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन रहेगी। अब जब हमने एक Cu2 प्लस द्वारा 2 Cu प्लस 1 को रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब एक की जगह तो ऑक्यूपाई हो जाएगी और दूसरे की जगह क्या हो जाएगी? बैकेंड। तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? क्रिएटिंग अ होल, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव होल। और इस पॉजिटिव होल की वजह से ये क्या कंडक्ट करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव होल। तो ड्यू टू पॉजिटिव होल है, ड्यू टू पॉजिटिव होल। तो इसका मतलब है जब हम लोग पॉजिटिव होल की वजह से अगर कोई भी क्रिस्टल क्या कंडक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस टाइप का कहलाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बिल्कुल बात सही कह रहा है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पहचानना है। तो यस, एक बार देख लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पे हम लोग देख सकते हैं, सिंस द रेशियो बिटवीन द Cu एंड कॉपर एंड ऑक्सीजन इज स्लाइटली लेस देन in Cu2O shows that 2 copper Cu plus ion, 2 Cu plus ion is replaced by the 1 Cu2 plus ion to maintain their electrical neutrality and creating a positive hole. Due to positive hole conduct electricity, that's why this type of crystal shows p-type semiconductor। ठीक है ना। बात आई फेरिक ऑक्साइड इन HCP एरे। एरे का मतलब अरेंजमेंट होता है ऑक्साइड आयन विद 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई फेरिक आयन। तो देखो यहाँ पे नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन अगर मैं कितना मान लूँ n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी कितने होते थे? n। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड की पहले तो बात नहीं की गई है, फिर भी कितने होते हैं? उसके 2 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ फेरिक आयन कितने होंगे बताइए? 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। इसका मतलब 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3n। ये ध्यान रखिए, 2/3n। दैट्स वाई Fe और ऑक्साइड का रेशियो 2/3n रेशियो n आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2:3:1 और इसको होल नंबर में लेंगे तो 2:3। हेंस द फॉर्मूला इज Fe2O3। कितना आ जाएगा? Fe2O3। ये इसके साथ Fe के सबस्क्रिप्ट में, ये इसके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। स्क्रीनशॉट ले लें। देखें क्वेश्चन नंबर 20 और 21। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। में काफी डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूं, आप खुद देखिए। जर्मेनियम क्या है? एक 14 ग्रुप एलिमेंट है और इंडियम आपका जो है वो 13 ग्रुप एलिमेंट है। जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, तो सीधी सी बात है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेंगे? केमिकल बॉन्डिंग बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होल क्रिएट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैसा हो जाएगा? पी टाइप। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं बोरॉन डोप्ड विद सिलिकॉन, इसमें भी कंफ्यूजन बच्चे को रहती है। तो यहां पे ध्यान रखना, बोरॉन किसका होता? 13 का। सिलिकॉन किसका होता? 14 का। ध्यान रखना। अब बोरॉन को डोप्ड किया जा रहा है 13 सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन के पास 4 एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन दिस क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज एन टाइप। मेरे भाई इसको ध्यान रखना, ये जो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा क्योंकि ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से और यहाँ पॉजिटिव होल की वजह से करेगा, इसलिए ये पी टाइप होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दे, ये लिख दे सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन। अब सिलिकॉन को बोरॉन के साथ डोप्ड किया जा रहा है, डोप्ड विद बोरॉन,
तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन के पास, बोरॉन के पास तो 3 थे, 3 से 4 से करने के लिए 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं सीधी सी बात ये बोलूं कि यहां पे अगर ये लिख दे कि सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन, तो यहां पी टाइप हो जाएगा, फिर वहां पॉजिटिव होल की वजह से होगा। ये ध्यान रखना, यहां पे अभी क्या है 13 ग्रुप एलिमेंट और 14 ग्रुप एलिमेंट में ये इसके साथ मीट करेगा तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां फ्री रहेगा। बट यहां पे जर्मेनियम डोप्ड हो रहा है इंडियम के साथ, तो इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ करने के बाद यहां पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कि इसके पास पॉजिटिव होल है। ये कंफ्यूजन बच्चों को होती है, तो यहां पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, दैट व्हाई दिस क्रिस्टल इज सो पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां पे बोरॉन डोप्ड करा रहा है सिलिकॉन के साथ, तो बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्डिंग कर लेंगे, सिलिकॉन के साथ करा तो सिलिकॉन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जिसके साथ हम डोप्ड कराते हैं। यहां पे जो लिखा होता है उसके पास क्या पॉजिटिव होल है या इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव होल है तो पी टाइप और इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप। ठीक है, तो ये चीज चेक करके चलना। यहां पे देख लें अगला क्वेश्चन, गोल्ड की एटॉमिक रेडियस हमें दे रखी है और कह रहा है एफसीसी क्रिस्टल व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट सेल। तो फॉर एफसीसी हम लोग जानते हैं एफसीसी के लिए, अब यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या कह रहा है, इसमें रेडियस कितनी दी है 0.4144 नैनोमीटर। ठीक है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक रेडियस एज लेंथ पूछ रखा है, तो एफसीसी के लिए रिलेशन क्या होता है बताइए, 4r किसके इक्वल होता है, a√2 के। हमें क्या निकालना a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2√2, ये काली काली यहाँ की मैंने बताया था 2√2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग a निकालेंगे 2 × 1.414 और r की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 0.144, तो ये इतने नैनोमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये 0.407 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे 25 क्वेश्चन जो कि लास्ट कराना है हमको। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है इस टाइप का केस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंस परसेंटाइल किस में होती है 100 में, सिंस 100 मोल ऑफ NaCl आर डोप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, मतलब 100 मोल 10⁻³ मोल SrCl2 में किसके, NaCl के। देयरफॉर 1 मोल ऑफ NaCl will have cation vacancies आफ्टर डोपिंग। कितना हो जाएगा आफ्टर डोपिंग 1 मोल में, तो 10⁻³ इसका मतलब ये 10⁻³ ये 10⁻² हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵ मोल। टोटल कैटायनिक वैकेंसी, टोटल कैटायन, टोटल यहाँ पर ये कैटायन है, कैटायन वैकेंसीज। तो बताइए 1 मोल में कितनी वैकेंसीज होंगी एवोगाद्रो के, तो 10⁻⁵ मोल में कितनी वैकेंसीज होंगी, तो 10⁻⁵ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 वैकेंसीज। ठीक है ना, तो यहाँ से इनको निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻⁵ है प्लस का 23 18। दिस इज द फाइनल आंसर, इतनी वैकेंसीज आ जाएगी। देखें बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया एनसीईआरटी का। कुछ क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में आपको बता दिए थे, जो क्वेश्चंस आपको जिस लेक्चर से कंप्लीट होने थे, और जो क्वेश्चंस थोड़ा सा भी लैंग्वेज वाइज या न्यूमेरिकल वाइज मुझे लगा दोबारा कराना चाहिए, तो मैंने एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। इस लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट लगाएं। जिन क्वेश्चंस को मैंने कराया और जो क्वेश्चंस लेक्चर वाइज आपको थ्योरेटिकली सॉल्व करने हैं, जिनको मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर्स में, तो आप कंप्लीट नोट्स करिए, ठीक है ना, और घर पे सुरक्षित रहें। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, जय भारत, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।